हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज की ये जो क्लास है आपका छठवां क्लास है। आपका ये छठवां क्लास है आज का। और आज के वीडियो में हम लोग भाषा शिक्षण के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं हिंदी शिक्षण के अंतर्गत भाषा शिक्षण हम लोग पढ़ेंगे। ये यूनिट 2 के बी का टॉपिक है। यूनिट 2 के बी पार्ट का टॉपिक है भाषा शिक्षण। तो हम पहले भाषा शिक्षण पढ़ेंगे कि भाषा शिक्षण क्या होता है। भाषा शिक्षण को हम हिंदी विषय के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पे यदि नए होंगे तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो सकती हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले देखना शुरू करते हैं कि भाषा शिक्षण क्या है। आज का जो सेशन है वो थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा सब्र रखिएगा क्योंकि आज थ्योरी थोड़ा ज़्यादा है भाषा शिक्षण को समझने के लिए। भाषा शिक्षण जानने से पहले हम थोड़ा-सा भाषा के बारे में जान लेते हैं, जिससे हम भाषा शिक्षण को भली-भाँति समझ सकते हैं। क्या बोला जा रहा है? भाषा शिक्षण जानने से पहले हम भाषा को थोड़ा जानेंगे, जिससे कि भाषा शिक्षण को हम अच्छे से समझ पाएँगे। भाषा शिक्षण, देखिए, जिस शब्द के आगे शिक्षण लग जाए यानी कि उस चीज़ को हमें सिखाना है, तो यानी हम भाषा को कैसे सिखाते हैं, भाषा की क्लास हम कैसे लेते हैं, ये चीज़ हमें जानना है कि भाषा का शिक्षण टीचर कैसे कराता है क्लास में, किन सिद्धांतों के द्वारा कराता है, किन शिक्षण सूत्रों के द्वारा कराता है, क्या प्रक्रिया होती है भाषा को पढ़ाने की, यही चीज़ हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो भाषा शिक्षण जानने से पहले हम भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा क्या होती है। तो भाषा क्या होती है? संप्रेषण को ही हम संप्रेषण का माध्यम है आपका भाषा। संप्रेषण मतलब आप पढ़े होंगे बीएड के सेकंड सेमेस्टर में कम्युनिकेशन। अगर बातचीत हमें करना है तो हमें भाषा आना चाहिए। हिंदी भाषी लोगों से बातचीत करना है तो हिंदी भाषा आना चाहिए। इंग्लिश भाषी लोगों से बात करना है तो हमें इंग्लिश भाषा आना चाहिए। तो भाषा क्या है? संप्रेषण का माध्यम है। यदि हम मोटे तौर पे इसको समझें तो समग्रतावादी दृष्टिकोण से यदि हम भाषा को देखेंगे तो भाषा क्या है? भाषा से हमें ज्ञान की अर्जन होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। भाषा से ही हम कल्पना की शक्ति कर पाते हैं, कुछ सोच पाते हैं। व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए भाषा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब किसी से बातचीत करते हैं, अपने विचारों को रखते हैं, तो लोग हमारे व्यक्तित्व के बारे में जान पाते हैं। और विचार कहाँ से आते हैं? भाषा से आते हैं। जीवन यापन करने के लिए भी भाषा बहुत ज़रूरी है। जीवन यापन करने के लिए क्या होता है? हमें दुकान से साबुन खरीदना होता है, हमें जाके दुकान में कपड़ा खरीदना होता है, तो हम वहाँ पे जाके कहते हैं दुकान पे, भैया हमें एक साबुन दे दो, एक सीट कपड़ा दे दो, पैंट और शर्ट। तो ये हम कैसे बोलते हैं? भाषा के ही तो माध्यम से बोलते हैं। तो हमें जीवन यापन करने के लिए, तो हमें आप देख सकते हैं यहाँ पे भाषा की जो आवश्यकता है, ज्ञान के अर्जन के लिए, कल्पना शक्ति के लिए, व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए और जीवन यापन करने के लिए, इन चारों ही चीज़ के लिए ज़रूरी है हमारी भाषा। और भाषा संप्रेषण का माध्यम है। अब हम देख लेते हैं कि भाषा के विविध रूप क्या हैं। तो भाषा के विविध रूप में सबसे पहले मातृभाषा आ जाती है। मातृभाषा क्या होती है? बच्चे की पहली भाषा हम कह सकते हैं। वो भाषा जिसे बच्चा घर से सीखता है, वो भाषा जिसे जो बालक है अपने पर्यावरण से सीखता है, वो भाषा जो बच्चा अपने आस-पास से सीखता है, वो हमारी मातृभाषा कहलाती है। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? जो राष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता हो। तो हमारे यहाँ हिंदी प्रयोग होती है और अप्रत्यक्ष रूप से हिंदी को ही राष्ट्रभाषा कहा जाता है। हालाँकि ऐसा मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन लोग तो समझते हैं। जिस भाषा से राष्ट्र के शासन के कार्य होते हों, हमारी जो आधिकारिक भाषा होती है, जिससे राज्य-काज के कार्य होते हैं, उसे भी हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत हमारा बहुभाषीय देश है, इसलिए अभी यहाँ पे राष्ट्रभाषा किसी भी भाषा को बोला नहीं गया है। लेकिन जो यहाँ के वो निवासी हैं जो, वो हिंदी को ही अपनी राष्ट्रभाषा मानते हैं। राष्ट्र की पहचान जिस भाषा से होती हो, उसे भी हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिंदी से हिंदुस्तान की पहचान होती है, तो हम हिंदी को ही राष्ट्रभाषा समझते हैं। तो मातृभाषा हमने देख लिया, राष्ट्रभाषा देख लिया। राजभाषा हम देखेंगे कि राजभाषा क्या है? जिस भाषा में राज-काज के कार्य होते हों। ये हिंदी की आर्टिकल में वर्णित है। आर्टिकल 343 1 के अनुच्छेद के अनुसार जिस भाषा में राज-काज के कार्य होते हों,
वो आपकी राजभाषा होती है और राजभाषा आपकी हिंदी है। ये आपके संविधान में वर्णित है, तो आप इसे हक के साथ कह सकते हैं कि हिंदी जो है हमारी राजभाषा है। कमेंट में बताइएगा कि कितना लोग हिंदी को सपोर्ट करते हैं और किनका किनका मानना है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहिए, बताइएगा कमेंट करके। भाषा अर्जन क्या होता है? भाषा मतलब संप्रेषण का माध्यम और अर्जन मतलब क्या? सीखना, अर्जित करना। जैसे हम किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, कोई व्यवहार देख रहे हैं, जैसे एक यहाँ पे लड़का है, एक यहाँ पे और लड़का है, और ये किसी लड़के से बात कर रहा है। 2 लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, 2 लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं और ये व्यक्ति इन लोग को बात करते हुए देख रहा है। ये व्यक्ति इन लोगों को देख के यदि बोलना सीख जाता है, तो हम कहेंगे कि उसने भाषा अर्जित कर लिया, यानी देख के समझ लिया। तो ये समझने की जो शक्ति होती है, जन्मजात होती है बालकों के अंतर्गत। भाषा अर्जन के अंतर्गत जो बच्चा है वो सहजता से अपने घर के आस-पास से भाषा को सीखता है। शिक्षा प्रणाली का माध्यम जो होता है उसके घर होते हैं, माँ-बाप, आस-पड़ोस को बच्चा देखकर वो बच्चा भाषा को सीखता है। अर्जन का मतलब देखकर जो सीख रहा है, यानी कि अचेतन मन से सीख रहा है। अभी हम अर्जन और अधिगम में आपको अर्थ समझा देंगे कि भाषा अधिगम क्या होगा और भाषा अर्जन क्या होगा। भाषा अर्जन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से सीख रहा है, यानी अचेतन मन से सीख रहा है। किसी को भी देख लिया, किसी को भी सुन लिया बच्चा और सीख जा रहा है कि पानी का क्या मतलब होता है, पापा का क्या मतलब होता है, मम्मी का क्या मतलब होता है, ये चीज़। फिर इसके बाद भाषा के एक पार्ट में हम त्रिभाषी सूत्र को भी देख लेंगे। त्रिभाषी सूत्र में क्या है कि जो हिंदी स्टेट हैं, वहाँ पे एक हिंदी भाषा को यूज़ किया जाता है, एक मातृभाषा और तीसरी आधुनिक भाषा या फिर शास्त्रीय भाषा। और जो नॉन हिंदी स्टेट है, यहाँ पे एक मातृ भाषा, उनकी कोई भी जो रीजनल लैंग्वेज होगी जैसे कि तमिल, तेलुगु, पंजाबी, दूसरी हिंदी भाषा और तीसरी आधुनिक भाषा में अंग्रेजी या फिर शास्त्रीय भाषा। तो यानी त्रिभाषी सूत्र का मतलब होता है कि 3 भाषा में हमें बालक को शिक्षा देनी है। 3 भाषा में हमें बालक को शिक्षा देनी है। एक मातृभाषा होगी, एक रीजनल भाषा होगी और एक आधुनिक भाषा या फिर आपकी शास्त्रीय भाषा होगी। तो इतना समझ लीजिए, 3 भाषा होने चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि भाषा अर्जन एवं अधिगम में क्या अंतर है। भाषा अर्जन मतलब क्या हुआ कि भाषा सीख रहा है। भाषा अधिगम मतलब भी क्या होगा कि बच्चा भाषा को सीख ही रहा है। लेकिन अब क्या अंतर होता है? भाषा अर्जन का मतलब होता है कि जो बच्चा वो भाषा सीखेगा वो अचेतन मन से सीखेगा। उतना सतर्क होके नहीं सीखेगा, बस खेल रहा है, कूद रहा है, वो देख रहा है किसी व्यक्तियों को और भाषा को सीख गया है। प्राकृतिक रूप से वो भाषा सीख रहा है, यानी उस पे कोई सख्ती नहीं बरती जा रही है, वो अपने परिवेश से भाषा सीख रहा है। और अधिगम में क्या होगा? अधिगम में कि वो स्कूल में भाषा को पढ़ के सीख रहा है, चेतन मन से सीख रहा है, नियमबद्ध होके सीख रहा है। वो एक अनुशासन में रह के वो भाषा सीख रहा है, उसे ये भी पता है कि हम भाषा की क्लास ले रहे हैं। तो अधिगम और अर्जन में यही अंतर होता है। फिर इसके बाद भाषा का विकास हम थोड़ा-सा देख लेंगे कि भाषा का आखिर डेवलपमेंट कैसे हो जाता है। एक बच्चा जन्म लेता है और वो बहुत अच्छे से हिंदी सीख जाता है, या फिर वो यूएसए में जन्म लेता है तो बहुत ही अच्छे से अंग्रेजी सीख जाता है। ऐसा कैसे हो जाता है? तो जीन पियाजे जी का जो मत है, हम देखेंगे जीन पियाजे जी का इस विषय में क्या मत है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास का अहम योगदान होता है भाषा के विकास में। ये क्या बोल रहे हैं कि जो एक बालक है उसका जितना कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, यानी कि उसका जितना संज्ञानात्मक विकास होगा, अ, उतना ही उसके भाषा का भी विकास होगा। और क्या बोले हैं ये? संज्ञानात्मक विकास से भाषा का विकास होता है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास जैसे-जैसे होगा, बालक के भाषा का भी विकास वैसे-वैसे ही होगा। यानी बालक जितना ज़्यादा वस्तुओं को देखेगा, आस-पास के परिवेश आस-पास में मतलब रहेगा, उतना ही उसकी भाषा भी डेवलप होती जाएगी। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को प्रभावित करती है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास जितना बढ़ेगी, उतना भाषा विकास बढ़ेगा। जीन पियाजे ने 2 से 6 वर्ष का जो बालक खुद से बात करता है, उसको अहम केंद्रित वाक् कहा है। कि उन्होंने बोला है कि जो बालक एक होता है वो 2 से 6 वर्ष में खुद से बातें करता है। वो कुछ भी बोलता है, अब्बा, डब्बा, जब्बा, इल्ली, पिल्ली, कुछ भी बोलता रहता है। तो उसे उन्होंने अहम केंद्रित वाक् का नाम दिया है, यानी कि वो खुद से बात कर रहा है। इसके बाद भाषा विकास के संदर्भ में हम लेव वाइगोत्स्की का विचार जानेंगे। ले लेव वाइगोत्स्की जी क्या बोलते हैं? बालक भाषा
अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। ये क्या बोल रहे हैं कि जो एक बालक है, वो अपने परिवेश यानी जो उसके आस-पास का पर्यावरण है, उससे वो इंटरैक्ट होता है और भाषा को सीखता है। ये बोल रहे हैं कि बालक भाषा अपने परिवेश, अपने पर्यावरण से सीखता है। इन्होंने ये चीज़ इस संदर्भ में भी कहा है कि जैसे कि एक बालक जन्म लेता है, एक बालक माँ के पेट से जन्म लिया और उसको हम किसी डब्बे में बंद कर दें, एक बॉक्स में बंद कर दें, तो क्या वो भाषा सीख पाएगा? वो भाषा कभी नहीं सीख पाएगा। अगर वो सामाजिक परिवेश से अंतःक्रिया उसे हम न कराएँ, वो अपने मम्मी-पापा से न मिले, चाचा-चाची, आस-पड़ोस से न मिले, लोगों को न देखे, तो कभी भाषा सीख पाएगा? कभी नहीं सीख पाएगा। तो इनका कहना यही है कि जो बालक है, भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया यानी इंटरैक्शन करके सीखता है। इनके अनुसार निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। अब देखिए उल्टा बोले हैं, जो हमारे अभी जीन पियाजे जी थे वो क्या बोले कि संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक विकास से भाषा का विकास होता है। अब लेओ वाइगोत्स्की जी क्या बोल रहे हैं कि भाषा विकास से संज्ञानात्मक विकास होता है। भाषा विकास से क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास। और पियाजे जी बोले संज्ञानात्मक विकास से भाषा विकास होता है। तो दोनों के विचार आपको जानने हैं, एग्जाम में आपको लिखने हैं, जिससे आप एग्जामिनर है जो समझेगा कि आपको भाषा विकास की थ्योरी आती है। वाइगोस्की जी ने क्या कहा है, यदि एक बालक को जन्म लेते ही एक बॉक्स में रख दिया जाए, सामाजिक अंतःक्रिया न करने दिया जाए, तो क्या वह भाषा सीख पाएगा? इसमें तो मेरा भी मत है कि अगर भाई बच्चे को एक अकेला रूम में खाली रखा जाए तो वो भाषा नहीं सीख पाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया ज़रूरी है। एक और विचार हम लोग भाषा विकास में देख लेते हैं नोम चोम्स्की का। नोम चोम्स्की क्या बोले हैं, ये इम्पोर्टेंट भी है। अगर आप इसे एग्ज़ाम में लिखते हैं तो बहुत अच्छा नंबर आपको एग्जामिनर देगा। वो समझ जाएगा जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की थ्योरी है बच्चे को अच्छे से आती है, इसने पढ़ाई की है। प्रत्येक के बालक में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। क्या बोल रहे हैं कि जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो प्रत्येक के बालक के अंतर्गत प्रत्येक के बालक के अंदर जन्मजात होती है, वो जन्म से ही उसे मिले होती है, जिसे LAD कहा जाता है। LAD का यहाँ पे फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसका हिंदी में नाम है भाषा अर्जन यंत्र। ये बच्चे के मस्तिष्क में फिट होती है भाषा अर्जन यंत्र, और यही उसे भाषा सीखने में मदद करती है एक बालक को। ये जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, ये जो आपका LAD है वो काम करना स्लो हो जाता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जब आप बहुत बड़े हो जाते हैं तो आप किसी दूसरे भाषा को नहीं सीख पाते हैं, लेकिन जब आपका जन्म होता है तो आप हिंदी बहुत ही अच्छे से सीख जाते हैं तुरंत, क्योंकि आपको बचपन में LAD काम करता है। तो आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि अगर बचपन में आपको बांग्ला भाषा भी सिखाया जाता, पुर्तगाली भाषा भी सिखाया जाता, अंग्रेजी भी सिखाया जाता, तो आप बहुत अच्छे से सीख जाते। लेकिन आप बड़े होने पे दूसरे भाषा को सीखने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण कि आप उस भाषा को आपको सीखने में बहुत कठिनाई आती है, क्योंकि जो आपका LAD होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, वो धीरे-धीरे काम करने लगता है और ना के बराबर काम करने लगता है। जो LAD है वो 5 वर्ष जब बच्चे का उम्र होता है उसे संक्रमण काल कहते हैं। यानी 5 वर्ष के उम्र तक यदि बच्चे को हम भाषा सिखाने पे बहुत अच्छे जोर दें तो वो उस भाषा को बहुत ही अच्छे से सीख पाएगा, क्योंकि वो उस समय उसका संक्रमण काल होता है। जो LAD होता है बच्चे में वो उस समय बहुत ही अच्छे से कार्य करता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, नोम चोम्स्की जी ये भी बोलते हैं कि विश्व की जो सभी भाषाएं होती हैं एक ही मूल व्याकरण से संबंध होती हैं। वो बोलते हैं कि भाषा जितनी भी होगी संसार में, बहुत सारी भाषा होगी, लेकिन उनका जो एक मूल व्याकरण होगा ना वो एक ही होगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये हम आपको एक थ्योरी समझा देते हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे हिंदी भाषा है, यहाँ पे संस्कृत हम कर देते हैं, यहाँ पे हम इंग्लिश कर देते हैं, यहाँ पे पुर्तगाली कर देते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि विश्व में कितनी भी भाषाएं होंगी, हिंदी हो जाएगी, संस्कृत हो जाएगी, पुर्तगाली हो जाएगी, इंग्लिश हो जाएगी, लेकिन इन सब का जो एक मूल व्याकरण है ना, मूल व्याकरण वो क्या है? वो बोल रहे हैं कि इनका मूल व्याकरण जो होगा वो एक ही होगा। तो एक व्याकरण होने के कारण क्या होता है, जिसे समझने में LAD हमारी मदद करता है। जो LAD होता है, अगर बचपन में हम किसी भी भाषा को सिखाएँ तो वो जल्दी से सीख जाएगा, क्योंकि LAD उस समय सक्रिय होता है। और उस समय बचपन में यदि हम किसी भी भाषा को बच्चे को सिखाएँ तो वो
आराम से बच्चा सीख सकता है, क्योंकि जितनी भी संसार की भाषाएं हैं उसका जो मूल व्याकरण है वो एक ही है। ये नोम चोम्स्की कहते हैं। तो नोम चोम्स्की का यही थ्योरी है भाषा विकास के संदर्भ में। एक छोटा सा थ्योरी बीएफ स्किनर जी भी दिए हैं भाषा विकास के संदर्भ में। बीएफ स्किनर जी क्या बोलते हैं कि अनुकरण के माध्यम से बालक भाषा को सीखता है। अनुकरण मतलब क्या? अगर वो माँ को बोलते हुए देख रहा है तो वो भाषा को बहुत ही आसानी से सीख पाएगा। अगर वो पिता को बोलते हुए देख रहा है तो वो भाषा को बहुत अच्छे से सीख पाएगा। यानी कि देख कर जो बालक है वो भाषा को बहुत ही अच्छे से सीख जाता है। ये आपका बीएफ स्किनर जी बोल रहे हैं। अब इतना तो हमने भाषा का मतलब थ्योरी जाना, भाषा का हमने परिभाषा जाना, भाषा के हमने विविध रूप देखे, त्रिभाषी सूत्र को देखा, फिर भाषा विकास का संदर्भ देखा। तो आपके दिमाग में एक भाषा का इमेज बन गया होगा कि भाषा क्या है और इसका विकास कैसे होता है। अब हम देखेंगे, हमने जान गया कि बचपन में बालक भाषा को कैसे सीख जाता है। इतना हमने जान लिया, तो अब हमारा काम क्या है कि अब स्कूल में उसे उसी भाषा को विस्तार से कैसे सिखाया जाए। जिस भाषा को उसने अभी शॉर्ट इमेज में सीखा है, शॉर्ट एस्पेक्ट में सीखा है, अब उसी भाषा को हमें उसे स्कूली स्तर पर सिखाना है, यानी उसका विस्तार करना है। तो उसके भाषा का शिक्षण हम कैसे कराएंगे? तो सर सबसे पहले हम भाषा शिक्षण का परिभाषा जान लेते हैं कि भाषा शिक्षण क्या है। यहाँ से आपका भाषा शिक्षण का थ्योरी स्टार्ट हो रहा है। अब भाषा शिक्षण एक प्रक्रिया है, क्या है? एक प्रोसेस है, या हम कह सकते हैं कि एक माध्यम है। भाषा शिक्षण एक प्रोसेस है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक माध्यम है जिसकी सहायता से इस बात पर बल दिया जाता है कि बालक को भाषा की शिक्षा कैसे दी जाए। अगर बालक को हमें भाषा की शिक्षा देना है, एक बालक है, इसे हमें भाषा की शिक्षा देना है, भाषा सिखाना है, तो भाषा शिक्षण क्या है? प्रोसेस है। शिक्षण की क्लासेस चलेंगी, भाषा शिक्षण की क्लासेस चलेंगी। उस क्लासेस को बालक अटेंड करेगा और उसे लैंग्वेज अच्छे से आने लगेगी, क्योंकि उस क्लास में उसे लैंग्वेज की शिक्षा दी जाएगी। तो भाषा सिखाने का एक माध्यम है भाषा शिक्षण, और भाषा शिक्षण एक प्रोसेस है जिससे बालक का समझ के जिससे बालक भाषा का समझ के साथ प्रयोग कर पाता है। जब बालक भाषा शिक्षण की क्लास करता है तो वो भाषा को समझ भी जाता है, और भाषा को समझने के साथ भाषा का प्रयोग भी कर लेता है। भाषा का प्रयोग कैसे करेगा? समाज में वो संप्रेषण करेगा, बातचीत करेगा, लोगों से कनेक्ट होगा। किसके माध्यम से? बाय लैंग्वेज। आगे हम देखेंगे लैंग्वेज की टीचिंग जब टीचर करता है क्लास में, तो वो टीचिंग लैंग्वेज टीचिंग के अंतर्गत आती है। देखिए क्या बोला जा रहा है कि जब एक क्लास है ये, और इस क्लास के अंतर कोई टीचर है, ये टीचर जब लैंग्वेज की टीचिंग करा रहा हो, यानी कि भाषा की शिक्षण करा रहा हो। एक क्लास है, क्लास के अंदर एक टीचर है और वो टीचर हिंदी पढ़ा रहा है, तो हिंदी पढ़ा रहा है, तो ये टीचिंग किसके अंतर्गत आएगी? ये टीचिंग लैंग्वेज टीचिंग यानी कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत आएगी, क्योंकि जब वो हिंदी पढ़ा रहा है तो हिंदी एक भाषा है, और जब भाषा को पढ़ाया जाता है तो वो शिक्षण भाषा शिक्षण के अंतर्गत आती है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब हम भाषा शिक्षण के थोड़ा सा महत्व देख लेंगे और उद्देश्य देख लेंगे। भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि वक्ता के कथन को समझने की योग्यता का विकास करना। भाषा शिक्षण का अर्थ ये होता है कि जब बालक के सामने कोई बोल रहा हो तो वो दूसरे की बातों को समझ पाए। जैसे क्लास में टीचर, जैसे भी हम बोल रहे हैं और हमारी बात को आप लोग समझ रहे हैं, तो आप हमारी बात को कैसे समझ पा रहे हैं? आपको भाषा आ रहा है तभी तो भाषा शिक्षण इसलिए कराया जाता है। संप्रेषण प्रक्रिया में निपुणता हेतु, यदि आपको कहीं पे किसी से संप्रेषण करना है तो आप उसमें निपुण हो जाएं, इसलिए भी भाषा शिक्षण कराया जाता है। लिखी हुई बातों को पढ़ने की योग्यता, अब यहाँ पे ये नोट्स लिखा हुआ है, इसे आप कैसे पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि आपको बचपन में हिंदी पढ़ाया गया है, आपको भाषा की शिक्षण दी गई है, तो लिखी हुई बातों को पढ़ने की योग्यता डेवलप करने के लिए भी भाषा का शिक्षण दिया जाता है। सहज अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, आप सहज यानी आसानी से अपनी बातों को अभिव्यक्त कर पाएँ, ऐसी क्षमता आपके अंदर डेवलप हो जाए छात्र के अंदर, इसलिए भी भाषा का शिक्षण कराया जाता है। फिर हम आगे देख लेते हैं सुसंगत लेखन का विकास करना। सुसंगत मतलब कि शब्दों का सही मेल, वर्डों का सही मेल करके आप लिख पाएँ साफ-साफ। गोष्ठी चर्चाओं में भाग लेने हेतु, अगर हम भाषा का शिक्षण अच्छे से दिए रहेंगे तो वो कवि, लेखक बन पाएगा, और जो बड़े-बड़े स्तर पर गोष्ठियाँ होती हैं, चर्चा होती हैं, उसमें वो भाग ले पाएगा। इसके बाद क्या है?
सृजनात्मक विकास हेतु जो बच्चा है अगर वो भाषा अच्छे से सीखा रहेगा तो वो रचनाएँ कर सकता है। रचनाओं में वो कविता, कहानी के माध्यम से समाज को जागरूक कर सकता है। समाज के अन्य क्षेत्रों में जाकर वो प्रगति के कार्य कर सकता है। तो इस उद्देश्य से भी भाषा का शिक्षण कराया जाता है। सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप बालक के भाषा को ढालना भी भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप बालक के भाषा को ढालना भी भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। अब घर में जो बालक भाषा सीखता है उसको वो हर जगह तो यूज़ नहीं कर सकता। आप भी देखेंगे कि आप घर में अपने भाषा में बात करते हैं, मतलब अपने घरेलू भाषा में कि माँ आ जा, तू हमें खाना दे द, इस टाइप से आप बतियाते होंगे। लेकिन जब आप कहीं समाज में हैं, कहीं प्रतिष्ठित जगह पे हैं, तो आप ऐसे तो बातें नहीं कर सकते ना। एक जो सामाजिक व्यवस्था है, जो सामाजिक मानक है कि आप हमें आइए महोदय, आप हमारे आप महोदय चलिए आप हमारे साथ भोजन ग्रहण कीजिए। जो भाषाएँ हैं आप इंग्लिश में बोले चाहे हिंदी में, लेकिन जो एक सामाजिक मानक की वाली भाषा है आप उसी को यूज़ करेंगे, क्योंकि घर में जो आप भाषा यूज़ करते हैं उसको तो हर जगह कर नहीं सकते। तो आप सामाजिक मानक के अनुसार कैसे भाषा को हर जगह यूज़ करें प्रतिष्ठित जगहों पे, इसके लिए भी भाषा की शिक्षण दी जाती है। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांत हम देखेंगे कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि यदि हमें भाषा का शिक्षण कराना है, यानी हम हिंदी की क्लास ले रहे हैं, तो हम हिंदी कैसे पढ़ाएँगे बच्चों को? उसके लिए कुछ सिद्धांत हैं, कुछ प्रिंसिपल हैं, उन्हीं को हम पढ़ेंगे। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति व कम अनुभवी व्यक्ति के बीच ज्ञान का स्थानांतरण होता है। क्या बोल रहा है? शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति, मान लीजिए ये ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति है, ज्ञान ही ज्ञान भरा है, और एक कम अनुभवी व्यक्ति है जिसमें ज्ञान की बहुत कमी है। तो इनके बीच क्या होता है? ज्ञान का स्थानांतरण होता है। क्या होता है? ज्ञान का स्थानांतरण। ज्ञान का स्थानांतरण। ये ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति कम अनुभवी व्यक्ति को ज्ञान देता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? शिक्षण। ये ज्ञान का स्थानांतरण जिस माध्यम से होता है उसे ही हम भाषा शिक्षण के सिद्धांत कहते हैं। कि भाई टीचर क्या है? क्लास में ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति है, छात्र क्या है? वो कम अनुभवी व्यक्ति है। तो टीचर अपना ज्ञान छात्र को स्थानांतरण करता है। वो किस माध्यम से उस ज्ञान को सिखा रहा है, उस माध्यम को हम क्या बोलते हैं? भाषा शिक्षण के सिद्धांत। कि किस टेक्निक से वो आपको पढ़ा रहा है, या जिस तरीके से होता है वो स्थानांतरण जिस तरीके से होता है, उन्हें ही हम भाषा शिक्षण के सिद्धांत या सूत्र कहते हैं, या टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। भाई जिस माध्यम से टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, या तो वो किसी सिद्धांत का यूज करके पढ़ा रहा होगा, या फिर वो किसी शिक्षण सूत्र का यूज करके पढ़ा रहा होगा, या फिर वो कोई शिक्षण सहायक सामग्री का यूज करके पढ़ा रहा होगा। यही चीज़ होता है। आप यहाँ पे इसका चित्र भी देख सकते हैं। अगर आप एग्जाम में ऐसा चित्र बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा नंबर आपको मिलेगा। ये ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति इधर है जिसे हम शिक्षक बोलेंगे, और इधर आपका कम अनुभवी व्यक्ति है जिसे हम छात्र बोलेंगे। ये ज्ञान का स्थानांतरण हो रहा है, और माध्यम जो होगा वो उसी को हम सिद्धांत बोलेंगे। जिस माध्यम से ये ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति कम अनुभवी व्यक्ति को ज्ञान का स्थानांतरण करा रहा है, उसी को हम भाषा शिक्षण के सिद्धांत कहेंगे, या भाषा शिक्षण के सूत्र कहेंगे, या फिर टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहेंगे। हम आगे देखते हैं भाषा शिक्षण के कुछ सिद्धांत हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत में क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, करके सिखाना। जो पाठ का थ्योरी है, जो पाठ का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को क्रियाशील हम कर देंगे, बच्चों से उसे करवा के सिखाएंगे। जैसे कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो एक झांसी की रानी हम एक बच्ची को बना देंगे क्लास में, और कुछ बच्चियों को अंग्रेज बना देंगे, और फिर उसको लड़वाएंगे और लड़वा के विजय प्राप्त कराएंगे, जिससे पता चलेगा कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो अपने देश को बचाने के लिए लड़ रही थी। तो बच्चे करके सीखेंगे। इस प्रकार का देख के सीखेंगे, और करके सीखने के अंतर्गत 3 प्रोसेस आ जाता है। पीसीओ। पीसीओ इसका शॉर्ट फॉर्म है। आप देख सकते हैं कि पहला क्या है? आपका अवलोकन। जो बच्चा है वो ऑब्जर्वेशन करेगा करके सीखने के लिए, भाई चीज़ों को देखेगा। फिर उसके बाद उसके अंदर समस्या समाधान की क्षमता आएगी, क्रिटिकल थिंकिंग आएगी,
और उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगी और उसके बाद आलोचनात्मक चिंतन की क्षमता आ जाएगी, यानी कि उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी आ जाएगी। तो करके सिखाने का ये फ़ायदा होता है कि बच्चा ऑब्जर्वेशन करना सीख जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सीख जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग करना सीख जाता है, यानी बच्चे के तीनों पक्षों का विकास हो जाता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन का। इसके बाद हम देख सकते हैं कि हिंदी शिक्षण में यदि हम पढ़ा रहे हैं तो हम रुचि के सिद्धांत पे भी पढ़ा सकते हैं, यानी जो पाठ का प्रकरण है उस प्रकरण को पढ़ाने से पहले हम बच्चों को कुछ ऐसा उदाहरण देंगे, बच्चों को कुछ ऐसी कहावत बताएंगे कि बच्चों को उस प्रकरण के प्रति इंटरेस्ट पैदा हो, छात्रों में सीखने के प्रति इंटरेस्ट पैदा कर सके शिक्षण इस सिद्धांत के अंतर्गत। जैसे कि हम पढ़ाने से पहले उससे संबंधित कुछ अच्छा कहानी सुना देंगे जिससे कि प्रकरण से बच्चे प्रकरण में रुचि ले सके, कुछ चुटकुला सुना देंगे, कुछ शायरी सुना देंगे, कुछ उदाहरण बताएंगे, कुछ कहावत के माध्यम से हम बच्चों में प्रकरण के प्रति आगे रुचि पैदा कर लेंगे और फिर उसको हम हिंदी का शिक्षण कराएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा आपकी जो टीचिंग है वो बेहतरीन बन जाएगी। फिर इसके बाद क्या है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत यानी मोटिवेशन का सिद्धांत। जो हम पाठ पढ़ाने वाले हैं उसके प्रति हम आगे अभिप्रेरणा पैदा करेंगे। जैसे हमने बताया कि हम मान लीजिए महात्मा गांधी का कोई टॉपिक है, महात्मा गांधी, चाहे फिर आप अभी जो हमने बताया था खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, तो ये चैप्टर हमको पढ़ाना है झांसी की रानी। तो क्या होगा कि आगे हम थोड़ा सा उसका कहावत बता देंगे कि वो एक देशभक्त थी और देश के लिए उन्होंने जान दे दिया और बहुत ही बहादुर से लड़ी। तो बच्चों में क्या आ जाता है, उसके प्रकरण के प्रति रुचि हो जाएगी, जिज्ञासा पैदा होगा, मतलब एक मोटिवेशन आ जाएगा कि हमको भी झांसी वाला रानी बनना है। फिर हम बोलेंगे कि बच्चों अब झांसी की रानी कौन बनेगा, तो उसमें तैयार हो जाएंगी, अंग्रेज कौन बनेगा, अंग्रेज कोई नहीं बनना चाहेगा लेकिन उसमें से कुछ बच्चे होंगे जो बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो फिर जब हम ऐसे पढ़ाएंगे चीज़ों को बता के तो क्रियाशीलता का भी सिद्धांत पालन हो जाएगा और बच्चों में एक अभिप्रेरणा भी हम पैदा कर दिए कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी बहुत ही बहादुर थी, साहसी थी, उसने अंग्रेजों से युद्ध किया, मतलब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और अपने देश की रक्षा किया उन्होंने। तो इस प्रकार से यदि टीचिंग होता है तो बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। आप देखे होंगे कि अब इस टेक्निक का बहुत प्रयोग होता है, अब लर्निंग बाय डूइंग के तहत ही टीचिंग अधिकतर जगहों पे की जा रही है। जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, हिंदी का कोई पाठ है, अगर उस पाठ का जो भी थ्योरी है, जो भी उसके अंदर अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट हैं, उसको हम ऐसा पढ़ाएंगे कि जो बच्चे हैं उसको अपने लाइफ से कनेक्ट कर सके। जैसे हम महात्मा गांधी का ही चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो महात्मा गांधी क्या थे, सत्य और अहिंसा को मानने वाले व्यक्ति थे। तो उनके बारे में जब हम बताएँ तो हम भी बताएँ कि बेटा एक बार क्या हुआ था कि मैं भी ऐसा कर रहा था लेकिन मैंने ईमानदारी से वहाँ से किया और आगे उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मेरे पिताजी जान गए लेकिन मुझको कुछ नहीं किए। अपनी कुछ घटना आप उसको सुनाएँगे जिससे बच्चा अपने जीवन में भी जाएगा और देखेगा क्या मैंने ऐसा कुछ किया है। तो वो क्या होगा, उस पाठ को हमने बच्चे के रियल जीवन से जोड़ दिया। और ये करने के लिए एनसीएफ 2005 भी परमिशन देता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें ये बोला गया है कि यदि आप कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो ऐसा पढ़ाइए, उसको रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाइए। और देखिए जीवन से जोड़ने का सिद्धांत के अंतर्गत यदि आप टीचिंग कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि आप पाठ से संबंधित रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देंगे। यदि आप महात्मा गांधी का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसमें सत्य और अहिंसा है, तो आप एक एग्जाम्पल देंगे कि आपने कब कब सत्य बोला है और आपको उसका परिणाम क्या मिला है, आपने अहिंसा के साथ कब कब दिया है और उसका परिणाम क्या मिला है। अगर ऐसा आप पढ़ाते हैं तो बच्चा भी ऐसा आगे जीवन में करेगा और उसको वो सार्थकता के साथ समझ पाएगा। जो वास्तविक जीवन के उदाहरण विषय पाठ से सार्थक तरीके से संबंध रखते हों, इस प्रकार का आप वहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जो पाठ से कनेक्टेड हों। ऐसा नहीं कि लेसन आपका महात्मा गांधी है और आप उदाहरण देने लगे नाथूराम गोडसे का, तो ऐसा नहीं, वो आपके पाठ से संबंधित होना चाहिए ताकि बच्चा वो चीज़ सीख सके। व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत में ये होता है कि जैसे एक क्लास है, एक आपका क्लास है, तो इसमें एक बच्चा बैठेगा, यहाँ पे दूसरा बच्चा बैठेगा, यहाँ पे तीसरा बच्चा बैठेगा, यहाँ पे चौथा बच्चा बैठेगा, यहाँ पे पाँचवा, यानी ढेर सारे बच्चे होंगे। अब सारे बच्चों की जो क्षमता है वो एक तो नहीं होगी। कोई बच्चा बहुत तेज छात्र होगा, कोई बच्चा बहुत ही कमज़ोर छात्र होगा। तेज छात्र को हम थोड़ा बहुत भी समझा देंगे, बहुत जल्दी से सीख जाएगा। कमज़ोर वाले को हम अगर थोड़ा-सा समझाएँगे तो वो नहीं समझेगा। कमज़ोर वाले को हमको विवरण में व्याख्या करके एकदम डिटेल में दिखा-दिखा के चीज़ों को करा-करा के सिखाना पड़ेगा। तो ये कहा क्या जा रहा है कि जब आप शिक्षण करेंगे तो जो क्लास में बच्चे हैं अलग-अलग क्षमता के होंगे, सबकी अलग-अलग रुचि होगी।
तो उनके अनुसार हम पढ़ाएँगे। अगर कोई कमज़ोर है तो उसको बहुत अच्छे से समझा के पढ़ाएँगे, उसकी कमियों को देखेंगे, और कोई तेज़ है तो उसको अधिक कार्य देंगे ताकि वो ये महसूस ना करे कि हमको कम पढ़ाया जा रहा है। और जो बच्चों की रुचि है, अलग-अलग बच्चों की जो रुचि है, उनकी रुचि में समन्वय स्थापित करके ही आपको टीचिंग करानी है। ये चीज़ इसके अंतर्गत है। फिर इसके बाद क्या है? स्वाभाविकता का सिद्धांत। स्वाभाविकता के सिद्धांत में क्या, इसका एक शॉर्ट में सूत्र है सर्वोपरि। सर्वोपरि मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग। रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग बच्चा क्रम में करना सीख जाए। पहले टीचर के बातों को सुनना सीख जाए, फिर अगर उसको हम खड़ा करवा के उसी चीज़ को पूछें तो वो उसे बोलना भी सीख जाए, किताब को अच्छे से रीडिंग करना सीख जाए, और फिर वो चीज़ों को राइटिंग करना भी अच्छे से सीख जाए। ऐसा हम पढ़ाएँगे। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एक क्रम में होने चाहिए कि पहले जो शिक्षक है वो वाचन करेगा, पाठ को बाँचेगा, फिर इसके बाद बच्चे से उसके बारे में पूछेगा, फिर उसके बाद बच्चे को किताब पढ़ने के लिए बोलेगा, और फिर बच्चे को लिखवाएगा। एक क्रम में यदि हम करते हैं तो जो भाषा है वो हम बहुत ही जल्दी किसी भी बच्चे को सिखा सकते हैं। अगला क्या है? लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। लोकतांत्रिक मूल्यों के सिद्धांत में क्या है कि जैसे आप किसी भी विषय की शिक्षण कर रहे हैं तो ये सभी विषयों पे आपका लागू होगा। तो क्या होगा कि जैसे आप किसी विषय की शिक्षण कर रहे हैं तो शिक्षक छात्र के बीच में संवाद की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप हिंदी का कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान का मेरा बचपन आप पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा यदि कहीं पे उसे कुछ कन्फ्यूजन है, वो कुछ पूछना चाहता है, तो आप उसे इस बात की स्वतंत्रता देंगे कि तुम बेटा उठो और हमसे पूछ सकते हो इस बात को। अगर हम ऐसा करते हैं तो बच्चे के अंदर एक डेमोक्रेटिक वैल्यू का निर्माण होगा। वो इस स्वतंत्रता के बारे में जानेगा और लोकतांत्रिक मूल्य के बारे में समझेगा कि अगर हमें कहीं पे अच्छे से रहना है तो दोनों पक्षों में हमें संतुलन बनाए रखने के लिए हर चीज़ जो जिसका अधिकार है वो हमें देना होता है। क्लास में अनुशासन बनाए रखना होगा शिक्षक को। अगर लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में आप यदि टीचिंग कर रहे हैं तो क्लास में अनुशासन कभी भंग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ा रहे हैं और कोई बच्चा एक दूसरे के कान में खोद रहा है, एक दूसरे के बालों को सहरा रहा है, इस प्रकार की क्रियाएं नहीं होना चाहिए। और समानता आप लागू होना चाहिए कि आप एक बच्चे को जितना एफर्ट दे रहे हैं सारे बच्चे को आप उतना ही एफर्ट देंगे, और सारे बच्चों पे आप बराबर का ध्यान रखेंगे। तो आप समानता के सिद्धांत पे अनुशासन संतुलन बनाए रखेंगे, शिक्षक छात्र में संवाद की स्वतंत्रता देंगे, मतलब आप लोकतांत्रिक मूल्यों के सिद्धांत के अनुसार आप टीचिंग कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या है? आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत एकदम सरल है। आप कोई भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसको बार बार आप दोहरवाइए बच्चों से। अगर आप खुद भी दोहराते हैं उस चीज़ को बार बार और बच्चों से भी रिपीट करवाते हैं तो जो ज्ञान है वो स्थायी हो जाएगा। जैसे आप कोई कविता पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए हिंदी का, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, तो आप इसको एक बार नहीं 2-3 बार पढ़वाइए। फिर 1 हफ्ता हो जाए तो फिर उसको बोलिए कि आज इस लेसन को चलो रिवाइज करते हैं, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थे। तो वो जो पाठ होगा वो उसका क्या होगा? स्थायी ज्ञान हो जाएगा। अब हमें ही देख लीजिए, झांसी की रानी एक कविता हम बहुत छोटे में पढ़े थे, लेकिन आज भी हमको याद है। क्यों याद है? क्योंकि इस कविता को टीचर ने ज़्यादा हाइलाइटेड करके पढ़ाया था। तो इसके अंतर्गत हाइलाइटेड आपका एक कीवर्ड रख लीजिए कि जहाँ भी आवृत्ति के सिद्धांत की बात हो, यानी कि आपको उस कंटेंट को हाइलाइटेड करके पढ़ाना है। इसके बाद हम भाषा शिक्षण के कुछ सूत्र भी होते हैं, हम देख लेते हैं कि भाषा शिक्षण के सूत्र क्या हैं। भाषा शिक्षण के सूत्र मतलब कि आप किस क्रम में पढ़ाएँगे। आप कोई भी कंटेंट को पढ़ा रहे हैं तो कैसे उस कंटेंट का शुरुआत करेंगे और उस कंटेंट को आप कैसे ख़त्म करेंगे। वो जो शुरुआत करने से लेकर ख़त्म करने का सफ़र होगा वो कैसा होगा। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर में क्या होता है कि जो बच्चा जानता है उससे हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, जो तथ्य वो जानता है उससे हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और उससे शुरू करेंगे, और जो नहीं जानता है उस पे ख़त्म करेंगे बता के। जो बच्चा का प्रीवियस नॉलेज है उससे हम टीचिंग को स्टार्ट कर देंगे और बाद में जो नहीं जानता है उसे हम पढ़ाएँगे। अगर इस क्रम में आप पढ़ा रहे हैं तो ज्ञात से अज्ञात की ओर में आप पढ़ा रहे हैं। फिर इसके बाद मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर में क्या होगा कि बच्चा जो देख सकता है उससे हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, दिखाकर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, और बाद में हम ऐसा चीज़ पे ले जाएँगे जिसे वो देख तो नहीं सकता है लेकिन समझ सकता है। जैसे कि आप हमको संज्ञा पढ़ाना है, तो संज्ञा हम क्या करेंगे, एक व्यक्ति का चित्र बना देंगे, एक शहर का नाम लिख देंगे, और
एक वस्तु का चित्र बना देंगे, तीनों चीज़ को दिखाएंगे कि ये क्या है, वो नहीं बता पाएगा, लेकिन बाद में उसको हम बोल देंगे कि ये संज्ञा है। तो फिर क्या होगा, उस चीज़ से वो कनेक्ट हो जाएगा कि व्यक्ति क्या है, संज्ञा है, शहर क्या है, संज्ञा है, वस्तु क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा क्या हो गया, एक शब्द है, कीवर्ड है आपका, तो मूर्त से अमूर्त की ओर हम ले जाएंगे। सरल से जटिलता की ओर, ज्ञात से अज्ञात वाला ही इसमें आ जाएगा आपका। पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर में क्या है कि हम जब कोई पाठ पढ़ा रहे हैं तो आगे उसका होल इमेज बच्चों के सामने रखेंगे और उसके बाद उसका अंश अंश करके हम उस चीज़ को पढ़ाएंगे। जैसे हम महात्मा गांधी का चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो महात्मा गांधी के बारे में आगे बताएंगे, ये राष्ट्रभक्त थे, बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे, राष्ट्रपिता थे, एक होल उनका इमेज रख देंगे। और फिर वो राष्ट्रभक्त कैसे थे, राष्ट्रपिता कैसे बने, अंश अंश उनके जीवन की घटनाओं को हम बच्चों के सामने रखेंगे। विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट का मतलब क्या है, उदाहरण आगे हम प्रस्तुत करेंगे बच्चों के सामने। और सामान्य मतलब क्या है, फिर हम नियम बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे। सामान्य क्या, सभी के लिए सामान्य होता है, यानी कोई नियम है तो सबके लिए होगा, और जो उदाहरण होता है वो विशिष्ट होता है। तो इसलिए इस नियम को कहा गया है विशिष्ट से सामान्य की ओर। इस टीचिंग में सबसे पहले आपको उदाहरण कंटेंट से रिलेटेड प्रस्तुत करना है, फिर उस उदाहरण के बाद आपको ऐसा नियम प्रस्तुत करना है जो सभी पे जनरलाइजेशन, जिसका सामान्यीकरण हो सकता है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, जैसे आप संज्ञा भी इसमें ले सकते हैं, जैसे आपको संज्ञा पढ़ाना है विशिष्ट से सामान्य की ओर में तो आप ले सकते हैं। संज्ञा का पहले आप उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु, और फिर इसके बाद आप नियम बताएंगे कि व्यक्ति या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो फिर वो किसी भी व्यक्ति को संज्ञा कह सकता है, किसी भी वस्तु को संज्ञा कह सकता है, किसी भी स्थान को संज्ञा कह सकता है। विश्लेषण से संश्लेषण में क्या होगा, विश्लेषण मतलब तोड़ना और संश्लेषण मतलब जोड़ना, यानी तोड़ के जब हम जोड़ते हैं तो विश्लेषण से संश्लेषण बोलते हैं। जैसे आपको संधि क्लास में पढ़ाना है तो आप एक कोई संधि लेंगे, जैसे विद्यालय है तो क्या होगा, विद्यालय को आगे तोड़ देंगे आप, विद्या प्लस आलय बराबर क्या होता है बच्चों, विद्यालय। तो पहले हमने क्या किया, तोड़ दिया, और फिर क्या किया, जोड़ भी दिया। तो जब हम तोड़ के पढ़ाते हैं, तोड़ के जोड़ के, तो उसे हम कहते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की विधि। आप इसे गद्य पद्य सभी पे लागू कर सकते हैं, बशर्ते ये चाहिए कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपका दृष्टिकोण है वो कितना विकसित हो चुका है। अगर आपका जो दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के क्राइटेरिया में आप आ चुके हैं, आपको कई प्रकार के नज़रिए हैं सोचने के, समझने के, लागू करने के, तो आप गद्य पद्य कुछ भी पढ़ाना चाहते हो इन सारे नियमों को आप फॉलो करके पढ़ा सकते हैं। बशर्ते आपको मेहनत करनी होगी, कंटेंट लेके बैठना होगा, 5-10 मिनट अपना दिमाग खपाना होगा, सोचना होगा कि इस चीज़ को हम कैसे पढ़ाएं। अब किताब उठा के आप कुछ भी चल देंगे तो आप नहीं पढ़ा सकते ऐसे। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष यही बात है कि यानी जो चीज़ दिखेगा उसे हम प्रत्यक्ष बोलेंगे, यानी मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात इसी के अंतर्गत आ जाएगा। फिर इसके बाद लास्ट क्या है, भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाते रहना चाहिए, जिससे कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण हो। जैसे भाषा का जो शिक्षक है, जो हिंदी का टीचर है, जो हिंदी का जो शिक्षक होगा, उसको खुद अपने हिंदी शब्दकोश पे ध्यान देना होगा। हिंदी शब्दकोश उसकी बहुत ही मजबूत होनी चाहिए और विकसित होनी चाहिए, क्योंकि उसे जितना हिंदी के प्रयोग का नॉलेज होगा उतना ही ज़्यादा कक्षा में हिंदी का वातावरण बनेगा। जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि जो शिक्षक है, यदि वो क्लास में इंटर कर रहा है, क्लास में एंट्री ले रहा है, तो वो क्या बोलेगा, जाते ही सुप्रभातम बच्चों या सुप्रभात बच्चों, यदि वो वहाँ जाके बोलेगा गुड मॉर्निंग बच्चों, तो क्या हिंदी का वातावरण बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। यानी कि क्लास में जब तक वो टीचिंग कर रहा है उसे हिंदी भाषा का ही प्रयोग करना है। यदि वो अधिकाधिक हिंदी भाषा का प्रयोग करता है तो क्लास में वो भाषा वातावरण का निर्माण करने में सफल हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो में आपको भाषा शिक्षण बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि क्या समझ नहीं आया है, हम आपको ज़रूर समझाने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। इस क्लास में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमें भाषा शिक्षण पढ़ना था, जिसके कारण हम आगे भाषा को समझे कि भाषा क्या होता है। भाषा के अंदर हमने भाषा के विविध रूप देखे, त्रिभाषी सूत्र को हमने देखा कि त्रिभाषी सूत्र क्या है। फिर इसके बाद हमने भाषा विकास को देखा
कि भाषा विकास क्या होता है। फिर इसके बाद हमने भाषा शिक्षण को पढ़ना स्टार्ट किया और भाषा शिक्षण के अंतर्गत हम क्या पढ़े कि भाषा शिक्षण क्या होता है और भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं, भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं, भाषा शिक्षण के सूत्र क्या हैं और टीएलएम के द्वारा हम कैसे शिक्षण करा सकते हैं। तो आज का क्लास ख़त्म हो गया। कैसा लगा क्लास आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।